हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी व्याकरण में। आज हम पढ़ेंगे वाक्य। इससे पहले आप वर्ण पढ़ चुके हैं, आपने शब्द पढ़े और शब्द विचार में अपने इस शब्द के कॉन्सेप्ट पढ़े, इसके भेद आप पढ़ चुके हैं। वाक्य, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए वाक्य क्या होता है। तो देखिए, आप जानते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों के मेल से आपके शब्द का निर्माण होता है। हमने वर्णों को भी डिटेल में पढ़ लिया था, शब्द को भी हमने डिटेल में पढ़ा और शब्द के भेद भी पढ़ लिए। शब्दों के मेल से या शब्दों से जो है वाक्यों का निर्माण होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम वाक्य पढ़ेंगे। तो आइए इसकी एक परिभाषा देखते हैं वाक्य की। तो देखिए, दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को, तो यहाँ पर पद आप जानते हैं, पद क्या होता है। देखिए, शब्द आपके अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, बात करें यहाँ पर शब्द की, जैसे राम, खाना, ठीक है, और खाता है। मैं इनको अलग अलग लिख रही हूँ। इस समय राम खाना खाता और है, ये आपके क्या हैं, शब्द है। शब्द स्वतंत्र रूप में होते हैं और पद आपके कब बनते हैं ये शब्द, जब मैं इन्हीं शब्दों से एक वाक्य बनाऊं। राम खाना खाता है। राम खाना खाता है, ये पद है। ये एक पूरा वाक्य है और ये वाक्य के पद हैं। और जब यही पद आपके स्वतंत्र रूप में होते हैं तो ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा है, दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को, क्योंकि वाक्य की हम बात कर रहे हैं तो वाक्य के अंतर्गत आपका शब्द ना कह करके पद हम कहें तो ये ज्यादा बेटर होगा, ये ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि हम जब कोई वाक्य लिखते हैं तो शब्द वहां पर आपका पद कहलाता है। जब आप कोई वाक्य लिखते हैं तो वहां पर आपका शब्द कहलाता है पद। ठीक है, तो दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा अर्थ निकलता है, मीन्स राम खाना खाता है, इसका तो एक पूरा अर्थ आ रहा है। अब मैं इन्हीं शब्दों को ये शब्द ना बनाकर कुछ और लिख दूं, खाना राम खाता है, खाना खाता राम, इस प्रकार से लिखूं या है आगे लिख दूं, तो क्या ये शब्द होगा, क्या ये एक प्रॉपर वाक्य है। तो देखो, इससे आप किसी बात को स्पष्ट, देखो कहीं थोड़ी बहुत तो यहाँ से समझ में आ रहा है, लेकिन वाक्य क्या होता है, जिसका एक पूरा अर्थ स्पष्ट हो, स्पष्ट रूप से आप उसके अर्थ को समझ पाए। खाना खाता राम, ये जो है कोई एक वाक्य नहीं है, ये वाक्य नहीं है, जबकि इन्हीं शब्दों से मिलकर ये भी बना है। तो इसके लिए सार्थक जो है समूह होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर के वो वाक्य बनता है। तो वाक्य किसे कहा जाएगा, जब आप पदों को सार्थक समूह में रखेंगे और उसका एक अर्थ निकलता है, वही आपका वाक्य है। उदाहरण के लिए सत्य की विजय होती है, तो यहाँ पर सत्य की विजय, ये सब आपके पद हैं। ठीक है ना, ये सभी आपके क्या हैं, पद हैं। जैसे यहाँ पर आपका क्या हो गया है, ये सत्य हो गया आपका पद है, की भी पद है और विजय भी पद है। तो यहाँ पर सार्थक समूह जो है, पदों का सार्थक समूह है, तो सत्य की विजय होती है और इसका एक प्रॉपर अर्थ भी निकलता है। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए, नोट कीजिएगा इसे, कि दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा अर्थ निकलता है, उसे वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए लिखें, सत्य की विजय होती है, सत्य की विजय होती है। तो यहाँ पर एक ये प्रॉपर वाक्य है, सत्य की विजय होती है। अब वाक्य तो आपके पास हो गया, अब वाक्यांश क्या हो जाएगा आपका। ठीक है,
वाक्यांश क्या है? शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ तो निकलता है। वाक्यांश क्या हो जाएगा? शब्दों के ऐसे समूह जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता है, वाक्यांश कहलाता है। अब देखो इसका अर्थ जो है ना इसी के नाम में छुपा है। वाक्यांश यानी वाक्य का अंश, एक वाक्य का अंश, ठीक है, वाक्यांश कहलाता है। जिसका अर्थ तो निकलता है लेकिन पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता है, वह आपका वाक्यांश कहलाता है। उदाहरण के लिए दरवाजे पर, कोने में, वृक्ष के नीचे आदि का अर्थ तो निकलता है। देखो इसका अर्थ तो निकल रहा है दरवाजे पर, लेकिन पूरा पूरा अर्थ नहीं है। क्या है दरवाजे पर? तो ये जो है प्रॉपर एक वाक्यांश है। कोने में, वृक्ष के नीचे, ये आपके वाक्यांश हैं, वाक्यों के अंश हैं। ठीक है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, ये एक वाक्य है। इससे आपने इस पूरे प्रॉपर वाक्य से आपने कुछ निकाल दिया, वाक्य दरवाजे पर, तो ये आपका वाक्यांश हो गया है। ठीक है, वृक्ष के नीचे, इस सबका जो है यहाँ पर एक अर्थ निकलता है लेकिन पूरा पूरा इसका अर्थ नहीं निकलता है। तो ये आपके क्या कहलाते हैं? वाक्यांश कहलाते हैं। तो वाक्य और वाक्यांश में आप डिफरेंस भी समझ लीजिए। वाक्य का पूरा पूरा अर्थ निकलता है, जबकि वाक्यांश का अर्थ तो निकलता है लेकिन एक प्रॉपर अर्थ, एक पूरा पूरा अर्थ उसका नहीं निकलता है। ठीक है, तो वाक्यांश आपका कहलाता है। चलिए इसे नोट करें। चलिए, तो वाक्य क्या है? पदों के सार्थक मेल को वाक्य कहा जाएगा। और वाक्यांश क्या है? जिसका अर्थ तो निकलता है लेकिन एक प्रॉपर उसका अर्थ नहीं निकलता है। प्रॉपर यानी कि जिसको पूरा पूरा अर्थ नहीं जिसका निकलता है, वह आपका वाक्यांश कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए कोने में, वृक्ष के नीचे, ये आप लिखेंगे दरवाजे पर। अब यहाँ पर देखिए वाक्य के कुछ तत्व हैं। ठीक है, वाक्य के कुछ तत्व हैं। कौन कौन से वाक्य के तत्व होते हैं? वाक्य के दो अनिवार्य तत्व हैं जिसमें आपका उद्देश्य और विधेय होता है। उद्देश्य और विधेय होता है। तो उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाए किसी भी वाक्य में, वो आपका उद्देश्य होता है और उसे उद्देश्य कहते हैं। और जो बात आप उद्देश्य के बारे में कह रहे हैं या जो बात की जाए, वह आपका विधेय कहलाता है। उदाहरण के लिए, मोहन प्रयाग में रहता है। मोहन प्रयाग में रहता है, तो ये आपका क्या है? यहाँ पर उद्देश्य आपका मोहन हो गया और विधेय आपका क्या हो गया है? प्रयाग में रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरा आप उदाहरण लिख सकते हैं, राम खेल रहा है। राम खेल रहा है, ये एक वाक्य है। इस वाक्य में आपको उद्देश्य ढूंढना है। हम क्या कर रहे हैं? उद्देश्य किसे कहते हैं? किसी वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है। इस वाक्य में बात किसके बारे में हो रही है? राम के बारे में। कौन खेल रहा है? राम खेल रहा है। तो यहाँ आपका उद्देश्य क्या हो जाएगा? इसमें उद्देश्य आपका उद्देश्य है राम। ठीक है, और विधेय है आपका कौन? विधेय आपका क्या है? खेल रहा है। ये पूरा आपका क्या है? विधेय है। उद्देश्य राम हो गया है और विधेय आपका खेल रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपका वाक्य के दो तत्व हैं जिसमें आपका विधेय और उद्देश्य आता है। उद्देश्य जिसके बारे में बात की जाती है वह आपका उद्देश्य कहलाता है, और विधेय उद्देश्य के बारे में जो बात की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। तो वाक्य के दो अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं? उद्देश्य और विधेय। चलिए इसे भी नोट डाउन करें। तो वाक्य के दो अनिवार्य तत्व आपके उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, उसे उद्देश्य कहा जाता है, और जो बात की जाती है उसे विधेय कहा जाता है।
जैसे मोहन प्रयाग में रहता है, इसमें उद्देश्य आपका मोहन है और विधेय आपका प्रयाग में रहता है, ये पूरा आपका विधेय है। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है उद्देश्य किसके बारे में, मोहन के बारे में। तो उद्देश्य के बारे में जो बात की जाती है वो विधेय हो जाएगा। चलिए इसे नोट कीजिएगा। चलिए, तो वाक्य के दो तत्व हो गए। नेक्स्ट है यहाँ पर वाक्य के भेद। अब आते हैं हम वाक्य के भेद। तो वहां यहाँ देखिए वाक्यों के दो प्रकार से जो है भेद किया गया है। वाक्यों को ये दो प्रकार से इनका भेद किया गया है। पहला प्रकार है अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद और रचना के आधार पर वाक्यों का भेद। तो वाक्यों के अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर भेद किया गया है। तो हेडिंग डालिएगा वाक्यों के भेद। यहाँ दो प्रकार से इसके भेद किए जा सकते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, साथ में दूसरा है आपका वाक्य के आधार पर भेद। चलिए नोट करें इसे, वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। चलिए अब देखिए अर्थ के आधार पर भी वाक्यों के अलग अलग भेद हैं। कितने भेद हैं, 8 भेद यहाँ पर भी किए गए हैं। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद 8 हैं। ठीक है, सबसे पहला जो वाक्य है आपका वो है आपका विधानवाचक, विधानवाचक वाक्य। ठीक है, इस वाक्य का दूसरा नाम है जिसको आप कहते हैं सकारात्मक वाक्य। ठीक है, सकारात्मक वाक्य। ठीक है, अब विधानवाचक जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जिसमें किसी काम होने की आपको सूचना मिले कि काम हो रहा है, वह आपका कहलाता है विधानवाचक वाक्य। ठीक है, जैसे राकेश ने दूध पिया, राकेश ने दूध पिया, वर्षा हो रही है। तो इन दोनों वाक्यों में राकेश ने दूध पिया, तो यहाँ काम होने का बोध हुआ है, काम का पता चला है, काम की सूचना आपको मिली है और वर्षा हो रही है, तो यहाँ पर भी काम होने का बोध हो रहा है। तो दो यहाँ पर क्या है, इस वाक्य में आपको काम के होने की, क्रिया के होने की सूचना मिलती है, काम के होने का बोध होता है, तो ये आपका विधानवाचक। ठीक है, या फिर इसको सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है या विधानवाचक वाक्य से कहते हैं। तो पहला यहाँ पर भेद है विधानवाचक। ठीक है, इसको आप सकारात्मक वाक्य भी आप इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए सकारात्मक या विधानवाचक, इसके अलावा और भी आप उदाहरण लिख सकते हैं। रमा गाना गा रही है। ठीक है, नेहा स्कूल जा रही है। या जाती है।
यहाँ पर भी काम हो रहा है, यहाँ पर भी, तो जिसमें जो है काम करने या होने की सूचना मिल रही है, तो इनमें काम होने की सूचना मिल रही है, यहाँ पर काम क्रिया के होने का बोध यहाँ पर हो रहा है। इस प्रकार से आप अन्य वाक्य भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो विधानवाचक क्या हो जाएगा, जिस वाक्य में क्रिया के होने की आपको सूचना मिले, होने का पता चले, वह आपका विधानवाचक वाक्य कहलाता है। चलिए इसे नोट करें। तो हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट पढ़ा वाक्य का, वाक्यांश का। वाक्य के दो हमने यहाँ पर अंग पढ़े, जिसमें विधेय और उद्देश्य आपका है, और वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर यहाँ पर 8 भेद हैं वाक्य के। तो वाक्य क्या होता है, पदों के सार्थक मेल को वाक्य कहा जाता है। हमने दूसरा यहाँ पर एक शब्द पढ़ा है वाक्यांश, तो जिसका पूरा अर्थ ना हो, आधा अर्थ तो होता है लेकिन इसका पूरा अर्थ नहीं होता है, तो वाक्य से ही निकल करके वाक्यांश, वाक्य का एक छोटा सा अंश, ठीक है, तो जिसमें आपको उसका पूरा पूरा अर्थ तो नहीं पता होता है लेकिन अर्थ तो उसका होता ही है, ठीक है, तो ये आपका वाक्यांश कहलाता है। साथ में हमने वाक्य के यहाँ पर 2 अंग पढ़े हैं, जिसमें आपका पहला उद्देश्य है और दूसरा है विधेय। किसी भी वाक्य में उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो आपका उद्देश्य है, और जो बात आप उद्देश्य के बारे में कर रहे हैं वही आपका विधेय है। हमने 2 अर्थ आधारों पर यहाँ पर वाक्यों के भेद किए हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अब यहाँ पहला हम पढ़ रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद, ठीक है, तो यहाँ पर 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। पहला भेद है आपका विधानवाचक या सकारात्मक वाक्य भी इसको कह सकते हैं। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राकेश ने दूध पिया, तो यहाँ पर काम हो रहा है दूध पीने का, तो इस वाक्य में आपको जानकारी मिल रही है काम होने की। वर्षा हो रही है, तो यहाँ पर वर्षा हो रही है, तो ये आपका काम हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका निषेधवाचक। निषेधवाचक या इसका दूसरा नाम है नकारात्मक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य या फिर इसको आप कह सकते हैं नकारात्मक। ये आपका निषेधवाचक या फिर नकारात्मक वाक्य कहलाएगा। अब जैसे आपने विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य है, तो उसमें आपने क्या कहा, किसी काम के होने का भाव प्रकट हो कि कार्य हो रहा है। अब इसके नाम से आपको क्या जानकारी मिल रही, नकारात्मक, जिन वाक्यों से कार्य ना होने का भाव प्रकट हो, ठीक है, तो वही आपका क्या कहलाते हैं, नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही बात लिखी है कि जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक या फिर नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। जैसे कि वहां था मैंने दूध पी लिया, यहाँ पर मैंने दूध नहीं पिया और मैंने खाना नहीं खाया। इसके अलावा आप कुछ और उदाहरण भी लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 इसके उदाहरण हो गए। नहीं शब्द यहाँ पर नकारात्मकता को बता रहा है, ठीक है। तो निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य वाक्य जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका आज्ञावाचक वाक्य, ठीक है। तो जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश,
आदि का ज्ञान होता है। जिन वाक्यों से आपको किसी आज्ञा का भाव प्रकट हो, आपको उपदेश दिया जाए या प्रार्थना का भाव प्रकट हो, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाजार जाकर फल ले आओ, तो इसमें आज्ञा दी जा रही है। बड़ों को सम्मान करो, तो यहाँ पर आपको उपदेश भी दिया जा रहा है। तो ये आपके आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। तो जहां पर आपको नकारात्मक का कार्य ना होने का भाव प्रकट हो, वो आपका नकारात्मक हो जाएगा या फिर निषेधवाचक हो जाएगा। और जहां आपको आज्ञा दी जाए, वहां पर आज्ञावाचक आपका क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा। तो इसे भी आप नोट करें, बड़ों का सम्मान करो, यहाँ पर आपको उपदेश दिया जा रहा है। ठीक है। तो 3 वाक्य आप पढ़ चुके हैं। विधानवाचक जो आपका सकारात्मक कहलाता है, निषेधवाचक जो आपका नकारात्मक कहलाता है। विधानवाचक में आपको किसी काम के होने का बोध होता है, किसी काम के होने का आपको पता चलता है या सूचना दी जाती है। इसके बाद दूसरा है आपका निषेधवाचक, जिसको आप नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो जिन वाक्यों से कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है, उन्हें निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कहा जाएगा। तो कोई भी ऐसा काम जो नहीं होने का बोध करता है, अध्यापिका पढ़ा नहीं रही है, ठीक है, या फिर मैंने खाना नहीं खाया है, मैं स्कूल नहीं गया हूँ, ठीक है ना, मैं सो नहीं सकता हूँ। तो इस प्रकार से जो है, जहां नकारात्मकता का भाव प्रकट हो, वहां पर आपका निषेधवाचक हो जाएगा या नकारात्मक हो जाएगा। आज्ञावाचक में आपको किसी वाक्य से ये जानकारी हो कि उस वाक्य में आज्ञा दी जा रही हो, उस वाक्य में आपको प्रार्थना की जा रही हो या उपदेश आपको दिया जा रहा है कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, तो ये उपदेश है। आज्ञा दी जा रही हो कि आप ये काम कीजिएगा, प्रार्थना की जा रही हो, रिक्वेस्ट की जा रही हो, तो यहाँ पर आपका आज्ञावाचक वाक्य ये आपका कहलाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक से पहले आपको प्रश्नवाचक का चिन्ह भी यहाँ पर दिया गया है। प्रश्नवाचक जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सीता तुम कहाँ से आ रही हो। और देखिए, प्रश्नवाचक वाक्यों को पहचान पहचान किस प्रकार से होती है, जहां पर आपको सीधे सीधे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया जाए या फिर कहाँ, क्यों, कब, कैसे, कौन, किसका, इस प्रकार के शब्द पूछे आपको दिखे किसी वाक्य में, तो वो भी आपका प्रश्नवाचक होगा। जैसे सीता तुम कहाँ, यहाँ कहाँ आया है, तुम क्या पढ़ रहे हो, और साथ में आपको प्रश्नवाचक वाक्य भी दिख जाएगा। तो ये आपके प्रश्नवाचक वाक्यों की पहचान है। तो इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है कि आप इसके प्रश्नवाचक चिन्ह को देख करके इन वाक्यों को पहचान सकते हो। तो किसी वाक्य में आपको जब प्रश्न का भाव पता चले या प्रश्न पूछा जाए, तो वो आपका प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। तो इसे नोट करें जल्दी से। चलिए, नेक्स्ट है आपका इच्छावाचक वाक्य। ठीक है। तो जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष या आशीर्वाद एवं शुभ कामनाएं आदि का यहाँ पर ज्ञान होता है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास या तो इच्छा जाहिर की जा रही हो, ठीक है, या तो किसी की जो है, किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा हो या शुभ कामनाएं दी जा रही हो, तो उनसे आपको इच्छावाचक वाक्यों का पता चलता है। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, तो यहाँ पर आशीर्वाद दिया जा रहा है। ठीक है। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तो उम्र दे, तो ये भी आपका आशीर्वाद है। ठीक है। और साथ में आप यहाँ किसी इच्छा को प्रकट कर सकते हैं, यानी जिन वाक्यों से आपको ऐसा पता चले कि यहाँ पर इच्छा प्रकट हो रही है, तो यहाँ पर भी आपका इच्छावाचक वाक्यों का बोध होता है। तो प्रश्नवाचक जिनसे किसी प्रश्न की या इच्छा की आपको क्या हो, मतलब किसी वाक्य में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा हो, यानी कि वहां पर उत्तर की जिज्ञासा हो,
इच्छावाचक जिसमें आप किसी वाक्य से ये बोध पता चल रहा हो कि आप वहां पर इच्छा कर रहे हैं, या फिर आप यहाँ पर किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, या कोई किसी को आशीर्वाद दे रहा है, तो आशीर्वाद का भाव, इच्छा का भाव या शुभकामनाओं का भाव हो, वहां पर आपका इच्छावाचक वाक्य होता है। चलिए इसको नोट करिएगा, इच्छावाचक वाक्य। इसके बाद है आपका संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य, ठीक है। तो अभी तक आप कितने वाक्यों को पढ़ चुके हैं? पहला आपने विधानवाचक पढ़ा, दूसरा आपने यहाँ पर निषेधवाचक पढ़ा, थर्ड आपने आज्ञावाचक पढ़ा, उसके बाद फोर्थ आपका प्रश्नवाचक हो गया, फिफ्थ आपका इच्छावाचक हो गया है, सिक्स आपका संदेह, और सेवंथ आपका विस्मयवाचक हो गया, और एट्थ यहाँ पर आपका हो जाएगा संकेतवाचक। ठीक है, तो संदेहवाचक वाक्य क्या होता है? संदेह यानी कि जिस वाक्य से आपको संदेह हो या संभावना व्यक्त की जाए, ठीक है, या तो संदेह हो या संभावना व्यक्त की जाए, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे इनमें शायद शब्द आ सकता है, ठीक है, तो शायद शाम को वर्षा होगी, तो यहाँ पर देखो इस वाक्य में संदेह हो रहा है, कंफर्म नहीं बताया गया है कि शाम को वर्षा होगी ही होगी। शायद शब्द यहाँ पर संदेह प्रकट करता है, ठीक है। वह आ रहा होगा, होगा शब्द संदेह प्रकट कर रहा है। संभावना, यहाँ पर संभावना है, शायद शाम को वर्षा होगी, ये संभावना जताया जा रहा है कि शायद हो सकता है। वह आ रहा होगा, तो यहाँ पर क्या है? संभावना है, पर हमें क्या मालूम, ठीक है, हो सकता है राजेश आ जाए, तो यहाँ पर जो है ये आपका संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। चलिए इसे भी नोट करें। तो संदेहवाचक वाक्य की परिभाषा लिखें। जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त होती है, जिनसे संदेह या संभावना व्यक्त होती है, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वर्षा हो जाए, यहाँ पर संभावना, वह आ रहा होगा। कई बार हम बोलते हैं काश आज तुम यहाँ होते, तो वहां पर आपका क्या है? इच्छा यहाँ पर जताई जा रही है, ये आपका क्या होता है? इच्छावाचक में आ जाता है, ठीक है। संदेह में आपको संभावना है, शायद, होगा, होगी, इस प्रकार से शब्द यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका विस्मयवाचक। जिस प्रकार से आपके पास प्रश्नवाचक चिन्ह थे, तो यहाँ पर विस्मयवाचक वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में आश्चर्य, और देखिए इसके साथ भी आपके पास एक चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है, इस तरह से, तो ये विस्मयवाचक वाक्यों में लगाया जाता है। जहां आश्चर्य प्रकट हो, घृणा प्रकट हो, क्रोध का भाव हो, शोक का भाव हो, आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, ठीक है, और उसके माता पिता दोनों ही चल बसे, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो ये जो है यहाँ पर किन किन भावों का प्रकट होना है? शोक, आपका क्रोध, घृणा, आश्चर्य, इन सभी भावों का जहाँ प्रकट होती है, वहां पर आपका विस्मयवाचक वाक्य कहलाता है। चलिए इसे भी नोट करें। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका संकेतवाचक। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यदि परिश्रम करोगे, देखो एक क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर करता है,
यानी जब एक क्रिया होगी तो दूसरा काम भी होगा। अब उदाहरण के लिए देखें यहाँ पर कि यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगी। ठीक है, तो परिश्रम करेंगे तभी सफल होंगे, तो एक काम होगा तभी दूसरा होगा। पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, तो यहाँ पर पिताजी अच्छा कब होता, जब पिताजी आते, तो पिताजी के आने से अच्छा होता, तो एक काम होता तो दूसरा काम होता। अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी, तो अगर वर्षा होगी एक काम होगा तो दूसरा काम भी होगा। तो यहाँ पर जो है संकेतवाचक जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है ना, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने वाक्य के जो 8 भेद हैं उनको पढ़ लिया है। तो आज की क्लास में आपने वाक्य पढ़ा, वाक्यांश पढ़ा, वाक्य के अंग पढ़े, वाक्य के भेद, यहाँ पर हमने उसके अर्थ के आधार पर उसके भेद किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।